हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर का पेपर सेकंड और पेपर सेकंड से जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कथन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में जो बची हुई परिभाषाएं हैं हम वो कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियोस कवर कर लीजिए ताकि आपका सेकंड पेपर अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद जो है आप इस वीडियो को भी देखिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं और कथन कौन से हैं, और ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, जो बची हुई सेकंड पेपर की परिभाषाएं हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली परिभाषाएं दी है कि बीएड सेकेंड ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा दी है कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। यानी पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। किस पाठ्यक्रम से संबंधित है? तो किस पाठ्यक्रम से? शून्य पाठ्यक्रम से संबंधित। ये इसका शून्य पाठ्यक्रम सही हो जाएगा। अगला यह है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। किसने कहा है? किसने कहा है? हॉल क्वेस्ट ने कहा है। हॉल क्वेस्ट ने क्या कहा है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। ये किसने कहा? तो हॉल क्वेस्ट ने कहा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और इसमें कुछ बहुत सारी परिभाषाएं और कथन हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, इन्हें रिपीट कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। अगला तीसरी परिभाषा दी है। तीसरा पॉइंट है कि दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है? किस विद्वान की है? क्रो एवं क्रो की है। क्रो एवं क्रो की परिभाषा है कि दृश्य श्रव्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं तथा कारण प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर प्रदान करते हैं। ये किसने कहा? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। ये क्रो सही हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम का आधार, नेक्स्ट परिभाषा है कि पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम का आधार 3 प्रक्रियाओं ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक का विकास होना चाहिए। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? तो किस विद्वान से है? तो रास से है। किससे? रास से है। आगे देखते हैं। डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या है। कितनी है? तो 4 है। डीवी के अनुसार बालक की स्वाभाविक रुचियों की संख्या कितनी है? 4 है। दोस्तों, ये इसका सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सा विद्वान आदर्शवादी है? दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा विद्वान आदर्शवादी है। तो कौन है? तो प्रोफेसर हॉर्न। प्रोफेसर हॉर्न जो है एक आदर्शवादी विद्वान माने जाते हैं। आगे है कि चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना से कौन जुड़ा है? तो बीके शंकर पिल्लई। कौन जुड़े हैं? बीके शंकर पिल्लई चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं। और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। और इससे कौन जुड़े हैं? बीके शंकर पिल्लई। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और 5 पॉइंट हैं, फैक्ट हैं दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। यह विवेचन उल्लिखित है। कहाँ उल्लिखित है? शिक्षा की पुस्तकों में। कहाँ उल्लिखित है? शिक्षा की पुस्तकों में उल्लिखित है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यह ध्रा यानी धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ बनाए रखना, धारण करना और पुष्ट करना है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। यह कथन किसका है? किसने कहा? तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है कि यह ध्रा धातु से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ बनाए रखना या धारण करना और पुष्ट करना है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। तो ये डॉक्टर राधा कृष्णन का कथन है। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि परंपराओं से प्राप्त वह समस्त चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मूल्य कहलाते हैं।
यानी परंपराओं से प्राप्त हुआ समझ, चिंतन और क्रियाकलाप जो मानव जीवन को निर्देशित करने का कार्य करते हैं, मूल्य कहलाते हैं। कथन है, किसका कथन है? तो डॉक्टर अंजनी सरीन का। किसका कथन है? तो डॉक्टर अंजनी सरीन का कथन है। और डॉक्टर अंजनी सरीन ने 21 जीवन मूल्यों की खोज की है। कितने? तो 21 जीवन मूल्यों की डॉक्टर अंजनी सरीन ने खोज की है। ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बुराई को भलाई से जीतो। ईशा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं। यह किस धर्म का प्रसिद्ध मंत्र है? किस धर्म का है? तो ईसाई धर्म का मंत्र है। क्या है? कि बुराई को भलाई से जीतो। ईसा का संदेश है कि सभी ईश्वर के पुत्र हैं और परस्पर भाई भाई हैं। ये ईसाई धर्म का प्रसिद्ध मंत्र है। आगे बढ़ते हैं कि मशीनों का उपयोग करो पर यह ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन किसका है? 30 नंबर है कि मशीनों का उपयोग करो पर यह ध्यान रखो कि कहीं मनुष्य बेकार तो नहीं हो रहा। मैं यंत्रों का विरोधी नहीं हूँ, मैं तो उसके पागलपन का विरोधी हूँ। यह कथन किसका है? या फिर ये कथन किसने कहा है? किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। ये महात्मा गांधी का कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप अच्छे से इनको परिभाषाओं को, कथन को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए और हो सके तो रट्टा मार लीजिए ताकि जो आपके एक भी ऑप्शन क्या है गलत ना हो। आगे है कि नैतिकता शब्द किससे संबंधित है? तो नैतिकता शब्द किससे? तो अच्छाई एवं बुराई से संबंधित है। किससे? अच्छाई एवं बुराई से संबंधित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये जितने भी पॉइंट दिए हैं। अगला 15 नंबर पॉइंट पे दिया है कि धर्म वह चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। यह कथन किसका है? तो किसका है? प्रोफेसर जॉन डीवी का ये कथन है। प्रोफेसर जॉन डीवी ने क्या कहा है कि धर्म वह चीज़ है जो लोक जीवन के खंड खंड और परिवर्तनशील दृश्यों को समझने की शुद्ध दृष्टि देता है। तो प्रोफेसर जॉन डीवी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि 16 नंबर दिया है पॉइंट कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना है। नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक में होने वाली आत्मा का विकास करना है। यह कथन किसका है? किसका है? महर्षि अरविंद घोष का। तो ये कथन महर्षि अरविंद घोष का, यानी कि महर्षि अरविंद घोष ने कहा है कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक में विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना। इसका अरविंद घोष सही हो जाएगा। अगला है कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी वस्तु की मापित सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। यह सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? तो किससे? गुडविल एवं क्लॉज मेयर से संबंधित। ये दो लोग हैं, गुडविल एवं क्लॉज मेयर। इन दोनों विद्वानों से ये संबंधित है कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी वस्तु की मापी सीमा और परिमाण किसी मापदंड के आधार पर स्वीकार्य अथवा वांछनीय है अथवा नहीं। तो गुडविल एवं क्लॉज मेयर इसके सही हो जाएंगे, इसलिए विद्वान हो जाएंगे। अगला है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, 18 नंबर है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। क्या दिया है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्कूल में प्रगति करते हुए विद्यार्थियों के व्यावहारिक परिवर्तन के साक्ष्यों को एकत्रित करके उनकी व्याख्या की जाती है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? किस विद्वान की है? तो क्यू लैन एवं हाना की है। क्यू लैन एवं हाना की ये परिभाषा है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर पॉइंट है दिया है कि मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में व्यक्त किया गया है। परिभाषा किस विद्वान की है? तो किसकी है? जे.डब्ल्यू. राई स्टोन की है। किसकी है? जे.डब्ल्यू. राई स्टोन की ये परिभाषा है। क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन एक नवीन, निरंतर एवं व्यापक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग मापन की धारणा को परंपरागत जांचों तथा परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप से व्यक्त किया गया है। तो ये जे.डब्ल्यू. राई स्टोन की ये परिभाषा है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 19-20 नंबर है कि प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा, जीवन भर की शिक्षा है। प्रौढ़ शिक्षा जीवन के लिए, जीवन के द्वारा, जीवन भर की शिक्षा है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का ये कथन है। महात्मा गांधी ने ये कथन कहा है। आगे है कि मूल्यांकन, एक 21 नंबर है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
या छात्रों की औपचारिक, शैक्षिक, निरौपचारिक शैक्षिक उपलब्धियों का सही परीक्षण करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो किस विद्वान की है? तो मोफात की ये परिभाषा है। मोफात इसके सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 22 नंबर है कि एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वह विशिष्ट मूल्य है जिसमें चहुं ओर अन्य अंक संगठित होते हैं या जो अंकों को दो अर्धभागों में विभाजित करता है। यह कथन किसका है? तो किसका है? सिम्पसन एवं काफ्का का है। किसका है? सिम्पसन एवं काफ्का का ये कथन है। आगे बढ़ते 23 नंबर है कि किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है? तो किसने कहा है? तो ये कथन किसका है? रास का है। ये रास ने कहा है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर है कि व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। व्यक्तियों के निरीक्षणों के एक समूह के केंद्रीय मूल्य को इंगित करने वाला अंक एक औसत होता है। यह कथन है किसका? गिलफोर्ड का है। किसका? गिलफोर्ड का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर दिया है कि समस्त अंकों के योगफल को इन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है इसे गणितीय भाषा में मध्यमान कहते हैं। यह कथन किसका है या किसने कहा? तो किसने कहा? तो गैरेट ने कहा है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? गैरेट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 26 नंबर है कि इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी? क्रॉनबैक ने लिखी है। किसने? क्रॉनबैक ने लिखी है। इसका उत्तर क्रॉनबैक सही हो जाएगा। आगे है कि प्रतिशतांक दिए हुए प्राप्तांकों के पैमाने पर वह मूल्य होता है जिसके नीचे किसी भी प्रतिशत में केसेस दिए जाते हैं। किसने कहा था? तो गिलफोर्ड ने कहा था। ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने। इसका आंसर गिलफोर्ड सही हो जाएगा। अगला है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है। यह कथन संबंधित है किससे? हेनरी सिसिल बील्ड से। किससे? हेनरी सिसिल बील्ड से ये कथन संबंधित है। इसका आंसर हेनरी सिसिल बील्ड हो जाएगा। अगला है कि न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। न्याय व अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। किसका कथन है? तो बारकर का कथन है। किसका है? बारकर का ये कथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं। कानून एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी या कथन संबंधित किससे? उदारवादियों से ये कथन संबंधित है। तो दोस्तों ये 30 जो है महत्वपूर्ण कथन और परिभाषाएं थी जो हमने देखी हैं। अगले वीडियो में जो बची हुई परिभाषाएं वो हम कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।